देखिए, आज हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर जो फर्स्ट आपका है 01 यहाँ ऊपर लगा हुआ है स्क्रीन पर, इसको आप लोगों के सामने इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर आपका ये है। अब इस मॉडल पेपर की सहायता से एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की पूरी संभावना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है तो इन्होंने दिया है कि ये फोकस दूरी, तो हम क्या लेंगे इसके हल में हम देखेंगे कि जो फोकस दूरी होता है ये होता है एफ। यहाँ दिया फोकस दूरी तो हम लिखेंगे एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। अब जो 20 सेंटीमीटर होता है, देखो ध्यान से, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ये प्लस में होता है। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक, तो अगर ये प्लस में होता है तो हमें इसका निकालना है वक्रता त्रिज्या। क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि वक्रता त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता आर बराबर 2 गुणे एफ। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का जो फार्मूला होता है इसमें हमें निकालना एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमने ये 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी मान लिया। अब कहा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या होगी, अब इसी में से कोई एक होगी। ठीक है, तो हमारा फार्मूला वक्रता त्रिज्या का होता है आर बराबर 2 गुणे एफ। ठीक, तो हम लिखेंगे आर बराबर 2 गुणे एफ का मान कितना है 20, तो इसको हम गुणा करा देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो इसका कितना निकल जाएगा बाबू, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी निकल गई 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर नोट करिए, तत्काल नोट करिए। अगला जो आपका है पेपर में, मिटा दें, चलिए अगला है कि एक निकट दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है भैया, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ये हो गया ना सबका, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। उत्तल लेंस, उसके बाद आपका उत्तल दर्पण, उसके बाद है अवतल लेंस, और अवतल दर्पण। अब देखिए नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं। इसमें देखिए, ये तो आपका पहला ऑप्शन था, ये दूसरा आपका है, दूसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में जिसको हम लगाएंगे। तो इसमें क्या है, निकट दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, उसे अगर निकट दृष्ट दोष से वो पीड़ित है, उसकी कहीं यहाँ आंख है, तो ये इसका जो कोण बनाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए ये जो प्रयुक्त होता है, तो हम जानते हैं अगर निकट दृष्ट दोष है तो किसका प्रयोग होगा, अवतल लेंस का। किसका प्रयोग होगा भैया, अवतल लेंस का। तो ये देखिए यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, यहाँ बीच में अवतल लेंस है। ठीक है, तो उसे क्या है, निकट दृष्ट दोष। अगर निकट दृष्ट दोष कह रहा है, ठीक है, तो उसे
जब अगर निकट दृष्टि दोष है उसको, ठीक है, तो उसको उसके जो है ऊपर की चलो देखो बाबू, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आ जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में आपका। देखिए सब परीक्षा के दृष्टि से टोटल इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी, भैया यहाँ देखिए धारा का सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले क्या है भैया, देखिए होने वाली अधिकतम धारा होगी, धारा हम जानते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकने वाली अधिकतम धारा, तो यानी मतलब हमको आई पता नहीं है, आई हमको खोजना है, ठीक है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखा है विद्युत बल्ब, तो ये विद्युत बल्ब ये है 12 वोल्ट, तो इसको हम लिखेंगे P बराबर 12, और इसका ये है 30 वाट, तो इसका वाट लिखेंगे कितना वाट? 30 वाट, ठीक है। तो जब हम इसको प्रवाहित करते हैं इस धारा को, देखो हाँ, तो यहाँ हम पहुंचे थे, P बराबर 12 है और B बराबर कितना है? 30 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हो सकने वाली अधिकतम धारा को हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हम इसका फार्मूला होता है P बराबर B गुणे आई, ठीक है। तो P का मान हमें पता है, P का कितना है? 12 बराबर V का मान है 30 और गुणे आई पता नहीं है, ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो आई बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना? 30। इससे इसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम इससे भाग दे दें, तो 12 का अगर हम 30 से भाग दे देते हैं तो इसमें जाएगा नहीं, 0 यहाँ 0 बचेगा। 30 चौके 120। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो हम इसका इधर दे देंगे, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। ओके, चलिए लगाइए इसको, अगला क्वेश्चन बता रहे। हाँ, ये एंगस्ट्रॉम में होगा, धारा किसमें नापा जाता है? किसमें नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। और आपके 4 ऑप्शन जो देने हैं उसमें आपके ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ क्या है भाई। ए वाला है 0.4 एम्पियर, और बी वाला आपका है 2.5 एम्पियर, सी वाला है 12 एम्पियर और डी वाला है आपका 360 एम्पियर। ये भैया ये जो बनाया गया एम्पियर है, एम्पियर का चिन्ह है, ऐसे एम्पियर आप लिख लीजिएगा थोड़ा साइड। तो आपके 4 ऑप्शन थे जिसमें ए वाला आपका क्या है? सही है। ये देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन जो आपका बहुविकल्पीय में है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कूलाम होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कूलाम अगर हमको निकालना है, जैसे विद्युत आवेश का मात्रक निकालना हो, किसी का मात्रक निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है? देखिए जब हमको अगर किसी चीज का मात्रक निकालना हो तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आपको
डिनोट करते हैं, जिसको बीमीय सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीमीय सूत्र। ठीक है। अब इससे क्या होता है, उसको जो फर्स्ट अक्षर होते हैं उससे हम डिनोट कर लेते हैं। तो जब डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि जो है क्षेत्रफल, जैसे दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी में दो चीजें होती है। ठीक है। जैसे आप दूरी का क्या लिखते हैं बताइए? मीटर प्रति सेकंड या घंटा, जो भी, ध्यान से सुनिए। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसमें हमें दो चीज मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि हम जब दूरी तय करेंगे तो हमें कुछ लंबाई मिलेगी, और दूसरा नंबर हमें उस दूरी को तय करने में समय लगेगा। जैसे यहाँ से हम यहाँ गए तो कुछ दूरी तय किए, प्लस यहाँ से यहाँ जाने में हमें कुछ समय लगा। ठीक है। तो उसके अक्षर से, ठीक है, कि इतना मीटर में हम दूरी तय किए और समय लगा, तो समय किसका मात्रक है? सेकंड किसका मात्रक है? समय का। ठीक है। मतलब समय का छोटा मात्रक सेकंड है। इसी प्रकार दूरी का छोटा मात्रक मीटर होता है। ठीक है। तो इसी से आपको हम जो है हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा भैया? कूलाम हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है किसी चालन में धारा का प्रवाह होता है। तो आइए देख लेते हैं चालन कैसे चलता है। ये कोई सर्किट है, इसी में सारे चालक चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह। देखिए इसमें क्या होता है, जब ये प्रवाह होता है, हमेशा मैंने कल आपको बताया था, अगले इसके पहले वीडियो में भी बताया मैंने, कि इसमें क्या होता है, कोई भी चीज प्लस से माइनस की तरफ जाती है। यानी मतलब धारा क्या करता है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो इस दिशा में करेंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो तो ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं। किसके अपोजिट? इस न्यूट्रॉन के अपोजिट क्या ये चलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठीक। तो धारा का प्रवाह किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो जो हमारा 6वां प्रश्न है, इसमें लिखा उत्तम ईंधन है। तो उत्तम ईंधन किसे कहेंगे? सबसे पहले जो ऊर्जा दे, उष्मा दे। ऊर्जा दे मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश। ठीक है। तो जो सबसे बढ़िया क्या दे? उष्मा दे। ठीक। और कम खर्चे में ज्यादा उष्मा देता है। ठीक है। तो उत्तम ईंधन ऐसे है। देखिए इसमें क्या है, आपका जैसे आपका कोयला है। ठीक है। तो आपका जो कोयला है, तो इसमें क्या होता है कि कोयला है तो ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ज्यादा कई प्रकार के कोयले ऐसे हैं जो तो ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो धुआं बहुत देते हैं। दूसरा आपका है लकड़ी, ये भी, और तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा आपका जो गैस। तो इसमें जो गैस है, ये सबसे उत्तम ईंधन है। क्यों है? क्योंकि ये जैविक कचरे से निर्मित होता है। ये आपका जो है, ये जैविक कचरे से निर्मित होता है। ठीक है। तो इसमें जो गैस है आपका, जो गैस ये हमें सबसे ज्यादा उष्मा देता है। ठीक है। तो जैसे उत्तम ईंधन में हमने क्या लिखा? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जैव गैस। ठीक है। तो जैव गैस, उत्तम ईंधन की क्या पहचान होती है? आप लोग पहले से ही पढ़े हैं, उसमें यही होती है जो कम खर्चे में ज्यादा उष्मा दे। ठीक है। या ऐसा जो पर्यावरण को दूषित ना करे। ठीक है। और उसमें उष्मा ज्यादा प्राप्त हो। तो अगर ये पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहा है और उष्मा बढ़िया दे रहा है, तो इसमें आपका सबसे देखिए लकड़ी है। अभी आप ठंडक का मौसम चल रहा था, लकड़ी को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो लकड़ी क्या करता है? धुआं करता है, जो हमारे आँख को क्या कर लेता है? अवशोषित करके आंखें हमारी जल्दी से खराब हो जाती है। ठीक है। इसलिए देखिए अब एलपीजी गैस का प्रयोग लोग कर रहे हैं घरों में। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? जैव गैस।
अगला क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा, इस वाले का उत्तर यहाँ भी है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, इसको कैसे हम पहचानते हैं, देखिए इसका एक पिरामिड आता है इस तरीके का, जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको 3 स्तर पे बताया जाता है। ठीक है, एक होता है उत्पादक, जो उत्पाद सबसे पहले वो करता है उत्पादक, ये प्रथम वाला हो गया, और ये क्या हो गया, द्वितीय वाला। तो ये इसके उपभोक्ता होते हैं, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। इन्होंने क्या कहा, संख्या अधिकतम। ठीक है, क्या कहा, संख्या अधिकतम। तो इसमें देखिए, जिसका ज्यादा बड़ा रहेगा उसका एरिया भी ज्यादा बड़ा रहेगा। तो इसमें उत्पादक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा है, इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका उत्पादक। नोट कर लीजिए इसको। हाँ मित्रों, देखो अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम है। ठीक है, तो यूरेनियम तो धातु तो है, ठीक है, क्योंकि ये 92 है, इससे परमाणु बम बनता है, और जितने भी बम है इसका उपयोग उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जो छोटे छोटे बारूद हैं, ठीक, जो आप फोड़ते हैं किस दिन, दिवाली के दिन, तो उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, बस उसके पाउडर का थोड़ा सा। तो ये कहा है, ये धातु क्षार धातु है, अधातु है, अस्थायी तत्व है, अंतः संकरण धातु है। तो ये धातु तो है। ठीक, देखिए धातु का प्रयोग सब जगह हुआ है। ठीक है, तो धातु तो ये है, तो अब ये अधातु तो हो ही नहीं सकता, अस्थायी तत्व तो है ही नहीं कोई, तो इसको हम क्या लगाएंगे, ये क्षार धातु। क्षार धातुओं की क्या पहचान होती है, ऐसे धातुएं, देखिए अधातु और धातु, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो धातुओं की होती है कि धातु चमकदार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला इनका ये है कि धातु जो होते हैं, धातु में करंट मतलब धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। दूसरी बात, धातु चमकदार तथा ठोस होते हैं। तीसरी बात, धातु को आसानी से काटा नहीं जा सकता। देखिए आसानी से काटा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे सोडियम है, जो आप जानते हैं ना, आग में जैसे कुछ कोई कहता है हम आग में मतलब पानी में आग लगा देंगे, तो इकलौता धातु ऐसा सोडियम है जो पानी में आग लगाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो उसको तो हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो कुछ अपवादें हैं जो उसको हम नहीं देखते हैं। बाकी धातुएं जो अगर देखा जाए तो जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, वो सभी अपना ये रूल फॉलो करती। अधातुएं क्या होती भैया, अधातु इसका उल्टा होते, उसमें क्या होता, ये प्रवाहित नहीं होगा, वो इतना चमकदार, इतना वो नहीं रहेंगी। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा अंतः संक्रमण धातु। अगला है आधुनिक आवर्त नियम की प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन देखिए, ये मेंडलीव ने जो तो किया था, लेकिन इसके बाद मोसले ने भी इसमें बताया था। तो मोसले ने जो कुछ बताया इनके नियम में, जैसे देखिए कोई एक वैज्ञानिक बनाता है, आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई आपका मित्र कुछ किया तो उसमें कमियां तो आप निकालेंगे ही। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी साइंस में भी ऐसे ही होता था कि एक साइंटिस्ट कुछ निकाल के लाता था, तो दूसरा वाला उससे भी ज्यादा निकाल के लाता था, तो कहता था ये ठीक है, तो वो कहता था इसमें ये कमियां है। ठीक है, तो कमी दोष बताते हुए ये जो लिखा आधुनिक आवर्त नियम की प्रतिपादन किसने किया था, तो मोसले ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। अब इसमें हम देखेंगे, तो इसमें आपका एक सर्किट आता है इसमें कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल को हम इसका वो रासायनिक नाम देख लेंगे, सूत्र देख लेंगे। तो एथिल अल्कोहल का जो आपका सूत्र होता है वो है CH3 OH। एथिल अल्कोहल का आपका सूत्र है
CH3 और CH2OH। तो इसमें देखिए, इसमें होता है, इसको कैसे बनाते हैं हम, इसमें होता है पूर्व लग्न और मूल शब्द और प्लस होता अनुलग्न। आईपीएससी नाम जानने के लिए हमें क्या जानना रहता है, पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द और प्लस अनुलग्न, जिसमें से हम देखेंगे कि इसमें अनुलग्न हमको मिल जाएगा। देखिए ये आल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आल। आप ध्यान से सुनिए, इसको हम कैसे जानते हैं, इसमें हम कार्बन की संख्या देखेंगे। जैसे हम एक सिंपल ले लेते हैं जो आप लोग जानते हैं, जैसे CH4 है तो इसको हम लिखते हैं मेथेन। क्या लिखते हैं, मेथेन। इसका अगर हम विस्तार से करें तो इसका होता है 1C और 4 कितना H। इसको अगर हम विस्तार से करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1, ठीक। तो अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो वहां हमें लगते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो वहां लगाते हैं एथ। अगर 3 है, देखिए आप पढ़े हैं ना, मेथ, एथ, प्रोपेन, हेक्टेन सब है ना, तो इसको हम कार्बन की संख्या पे निर्धारित करते हैं। तो कार्बन हम देखेंगे तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ कितने कार्बन है, 2। अगर एक सिंगल कार्बन था तो इसके लिए लिखा मेथ, ठीक, मेथेन हो गया, ठीक। तो अभी मेथेन हो गया, एन लगा है, मेथ एन लग गया ना। तो अब इसमें इसकी संख्या थी, अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए 3, 2, 5 और 1 ये 6, और कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द, तो पूर्व लग्न के लिए हम यही चीज लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक। मिला क्या था, एथ, कितना कार्बन, वो देखिए वो मेथ मिला था, ये क्या मिला था, एथ मिला था, तो एथेनॉल मिलेगा, ठीक है। तो एथेनॉल है कहीं, समझने में कोई दिक्कत, लिख डालो। अधातु, देखो बाबू शांत रहो, देखो अधातु है, ठीक है। तो अधातु तो हम लोग अभी, जैसे एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर ये तो सोडियम अपवाद है, तो कहा ये सोडियम धातु है लेकिन ये कट सकता है, तो इसने खुद कह दिया है कि ये धातु है। कहाँ है, धातु है, यानी मतलब ये ना हो सकती, ठीक भाई। तो ये सोडियम जो है ये धातु है, तो अभी मैंने बताया। और पोटेशियम क्या है, ये भी धातु है। एल्युमिनियम भी क्या है, ये भी धातु है। ध्यान से सुनिए, ये और ये तीनों धातु हैं। तो अधातु कौन हो सकता है, मतलब ये एफ जो है ये अधातु है, ठीक है। और सभी क्या है, अगला क्या है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। देखो बाबू, इसको दुर्बल अम्ल का ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल का फार्मूला आता है, इसका वो निकाला जाता है कि कितना पॉइंट में है, 4 पॉइंट इतना में है, प्लस और माइनस सब में। तो इसका जो फार्मूला आता है तो उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो समय लगेगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो ये पूछा है तो हम लिख सकते हैं इसको H2SO, ठीक है। अगला आ जाइए, लिखा लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। देखिए लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना कब, जब ऑक्सीजन, ठीक है, जब नमी लोहा पाएगा तो उस पे क्या लग जाता है, जंग। तो जंग लगने के बाद ऐसे भूरे रंग के ऐसे टूट टूट के लोहा क्या करता है, गिरने लगता है। तो उसको बचाने के उपाय भी मैंने लिखा दिए हैं कि लोहे को बचाने के उपाय है, उसको पेंट कर दिया जाए, ठीक। संक्षारण एक मैंने पढ़ाया था, तो संक्षारण में मैंने सबको बताया है कि लोहे को बचाने के लिए या किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो लोहे से बनी है उसको बचाने के लिए उसमें ग्रीस लगा दिया जाए,
उसमें ऑयल लगा दिए जाए या पेंट लगा के बचाया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि नमी और ऑक्सीजन में उपस्थित लोहे का परमाणु धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं और जंग लगना जारी रहता है। ठीक है, तो लोहा का आप फार्मूला जानते हैं क्या? लोहा किसे कहते हैं? एफ ई क्या है? ये आपका है लोहा। क्या भैया? लोहा। ये ऊपर नोट कर चुके? ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। देखिए बाएं साइड स्क्रीन पर पेपर लगा है, आप लोग उसको यूट्यूब पे पढ़ते रहिएगा। इस साइड में आपका लगे रहेगा, इधर पेपर चलता रहेगा, इधर आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लोहा का। तो ये है लोहा। जैसे आपको एक लोहा आप ले लिए, तो ये हो गया, इसे कहेंगे या फिर कहीं लिखा है तो कौन सा धातु है? लोहा है। इसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैसे आप लोग कहते हैं हम आई एम आयरन मैन। ठीक है, मैं एक लोहा वाला आदमी। ठीक है, तो लोहा वाला आदमी नहीं, मैं लोहा जैसा हूँ, ये आप लोग कहते हैं। तो आयरन मैन, तो लोहा तो आप है नहीं, फिर भी लोहा जैसे बन जाते हैं। लोगों के निगाहों में बताते हैं कि लोग हमको मजबूत समझें। लोहा जैसा नहीं है लेकिन मतलब मजबूत है, जैसे लोहा मजबूत होता है। तो इससे लोग क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मजबूत हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले कि लोहा और जंग लगने के बाद, या फिर देखिए अगर जंग जब लग जाएगा, इसी लोहे को जब जंग लग जाएगा तो उसके बाद क्या आपका बनेगा? ये हो गया लोहा और ये हो गया जंग लगा लोहा। कौन लगा? ध्यान से सुनिए, वही लोहा है। अगर जब तक जंग नहीं लगा है तब तक लोहे को हम इस भाषा में लिखते हैं। अगर जंग लग गया है तो हम इसको ये लोहा है और ये जंग लगा लोहा है। जब आप लोहा लेके गए तब तो वो लोहा था या फी था, लेकिन जब उसमें जंग लगा के लाए तो क्या हो गया? Fe2O3X H2O। ठीक है, तो हाँ भैया देखो, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? देखो, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का परमाणु धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं और जंग लगने की क्रिया जारी हो जाती है। तो क्या हो गया भैया? हम लिखेंगे लोहे पे जंग लगना क्या है? लोहे पर जंग लगना किस क्रिया द्वारा होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, लगा लीजिए, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है तो इसको देखो, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसकी होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी होती है। तो एक जोड़ी में कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो 3 जोड़ी होती है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 6 दांत। तो यहाँ देखिए जो दांतों का प्रकार दिया गया है, तो दांतों के प्रकार में बताया गया है कि एक तो चबा चबा के खाना, एक जो है कुतरना, जो आप खाते हैं उसको कुतरना, थोड़ा छोटा करना। ठीक है, जो हमारे दांत हैं तो इस दांतों को हम कुतरने के लिए करते हैं। उससे जो और दांतें हैं वो उसको पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांतें जो आपको बताए गए हैं अभी तक, तो उसमें से इससे पहले भी बता दिया गया है। तो उसमें जो कुतरने का एक करता है तो उसका 2 जोड़ी होता है, और 2 के 4 जोड़ी होते हैं, और इसके कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं, जो ये चौड़क दांत है। तो 3 जोड़ी का मतलब हुआ एक जोड़ी में 2 दांत, तो कितने दांत हो गए? 3 दूनी 6 दांत। तो ये इसमें आपका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6। चलिए अब लिखा पराग कोश में होता है। ठीक है, तो पराग कोश जो होता है उसमें नर युग्म का वो बनता है। ठीक है, तो नर युग्म में क्या बनता है? परागकण। तो नर युग्म में ही क्या बनते हैं? परागकण। इसने कहा पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है? नर युग्म। ठीक है, परागकण। ठीक, तो नर युग्म
परागकण परागकोश में होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, परागकण। ठीक, अगला है द्विनिषेचन पाया जाता है। ठीक, द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन माने उसमें निषेचन की जो क्रिया होती है, ठीक है, निषेचन करता है तो कौन करता है, पौधे करते हैं। ये तो आप जान गए कि पौधे निषेचन की क्रिया उसमें जो करता है वो पौधे ही करते हैं, लेकिन कौन से पौधे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो कौन से पौधे होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधों में। ठीक, ऐसे पौधे जिसमें आवृत्ति बीजी पाए जाते हैं वो पौधे निषेचन का कार्य करते हैं। तो इसमें तीसरे वाले में इसमें क्या हो जाएगा, अगले वाले में 16वें में आवृत्तीय बीजी पौधे। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हुआ। निम्न में से कौन पराग कोश में पाए जाते हैं, तो अभी था ना यही चीज। तो ये क्वेश्चन था तो उसमें क्या था, पराग। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा। अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ी का मतलब होता है 2, तो कितने गुणसूत्र, 46। तो आपके में कहीं 46 है, तो इसी 46 को मार लेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही कि जब यक्स यक्स होगा तब लड़की, और जब यक्स वाई होगा तब लड़का। लेकिन जो आप लोग एक सुने होंगे भ्रूण हत्या, ठीक है, तो लोग यही सोचते हैं यक्स वाई मिले लेकिन यक्स यक्स ना मिले। भ्रूण हत्या होता है, भ्रूण मतलब जो गर्भ में, माता के गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, उसको भ्रूण हत्या का नाम दिया जाता है। किस नाम से, जिसपे सरकार की कई संस्थाएं बनी हैं। सरकार हमेशा, जो भी सरकारें आती हैं वो अपनी एक संस्था बनाती है। इस पर बहुत विचार किया गया, अभी रुक गया है कि लिंग जांच करवाना मना है। मतलब हर एक हॉस्पिटल पे कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर ढेर सारे जुर्माने और उसको जेल होगी। ठीक है, तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रक का निर्माण होता है। तो केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है, डीएनए में। केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है, डीएनए में। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है, इष्ट में। किसमें होता है, इष्ट में। ये देखिए इष्ट है, इष्ट में, इष्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, इष्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसमें इष्ट में होगा। और केंद्रक का निर्माण होता है डीएनए में होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और निम्न में से परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। मार दो, ओके। हेलो मित्रों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, ये हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय है। तो लघुत्तरीय में हमारा है मानव नेत्र क्या है, इसकी का क्रिया विधि को लिखिए। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रिया विधि के लिखिए। तो देखिए हमारे सामने ये मानव नेत्र है, ठीक है। तो मानव नेत्र में कई चीजें होती हैं, जैसे कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पुतली होता है, लेंस होता है। ठीक है, लेंस जो प्रोटीन से बना होता है, ये लेंस जो होता है इसका क्षेत्र पटल होता है, रक्तक होता है, रेटिना होता है, दृक तंत्रिका होता है, अंध बिंदु होता है। अभी कई पॉइंट ऐसे हैं जो इस पे नहीं लिखा गया है, तो ये सब हम देखेंगे। इसमें जो मेन पार्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक उसी को हमने लिखा है खासकर। तो इसमें आइए, ये जो दिया गया है रक्त पटल, रेटिना, लेंस, आपकी पुतली, एक कॉर्निया, तो जैसे इसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताते आपको चल रहा हूँ। तो मैं ये आपको बता दूं कि इसमें जो होता है कॉर्निया, ये एक गोलक के समान का जो भरा हुआ पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये वाला, ऐसे करके
इसी को क्या बोलते हैं भैया, कॉर्निया बोलते हैं, जिससे क्या करता है कॉर्निया, प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। आंख में कॉर्निया के जो पार्ट होता है उसी भाग से क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आइरिस। तो आइरिस ये कॉर्निया के पीछे है आइरिस, ये एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये जो आइरिस है एक अपारदर्शी, जो इस मतलब देखा जा सके, ठीक है, एक पर्दा होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है। और ये इसमें पुतली, जिसे पुतली भी कहते हैं दूसरी भाषा में भैया, और इससे आने जाने वाला जो प्रकाश है, जो प्रकाश आंखों में आता जाता, जिसे हम प्रकाश को देखते हैं ना, तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कितना प्रकाश हमें आंखों में ज्यादा हो जाता तो आप आंखें क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या होता है, कॉर्निया जो उभरा हुआ भाग होता है, इसी से प्रकाश प्रवेश करता है। और जो आइरिस है ये इसके पीछे का पार्ट होता है, जिससे जो है प्रकाश को क्या करता है, ये रोकता है, मतलब कितना जाना है और कितना। ये अपारदर्शी होता है, इसके पीछे होता है। और आपका है दृढ़ पटल, जिसको रक्त पटल भी कहते हैं। देखिए, जो ये हमारी आंखें एक प्राकृतिक द्वारा एक लेंस है, ये आप जानते ही हैं, जो किसी भी चीज को क्या करता है, कैच कर लेता है, फोटो खींच लेता है। जैसे आप किसी को देख लिए तो 2-4 साल बाद भी मिलते हैं तो कहते हैं हाँ आपका चेहरा याद है, क्यों, क्योंकि ये आपकी आंखें ही आपको वो याद दिलाती हैं, ठीक है। जो यहाँ देखिए दृक तंत्रिका होती है, तो ये देख के ये सेव कर लेता है माइंड, ठीक है। तो आइए, ये रेटिना के इसके बारे में आपको बताया गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका भैया, धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो धारावाही तार को हम देखेंगे कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए, जानते हैं आप लोग कि कोई धारावाही, कोई भी तार या कोई ऐसा है जिसे नॉर्थ और साउथ बोला जाता है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, जब इसको रखेंगे तो उसकी जो सुई आती है, आप जानते हैं, वो उसी दिशा में हो जाएगी। कैसे भी आप रखिए उसी दिशा में हो जाएगी, जिससे हम क्या कहते हैं, सूचक भी कह सकते हैं, कि दिशा सूचक जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है, वो सबसे पहले ओस्टवार्ड के प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया गया कि ओस्टवार्ड ने सबसे पहले इसको बताया। किसने बताया, ओस्टवार्ड ने बताया कि जो धारावाही चालक होते हैं, इसमें जो धारावाही चालक जो होते हैं, इसमें सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने इसको बताया। सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने आपको बताया कि जो धारावाही चालक होते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। जब किसी ऐसे वो रहता है कि जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाह की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा क्या होती है, जब कोई चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिसे वही धारावाही चालक के रूप में लिखा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के बाएं हाथ के अंगूठे के अनुसार कार्य करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, जो मैक्सवेल थे, एक वैज्ञानिक थे, उनके बाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर आधारित करता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि धारावाही जो चालक होता है, ओस्टवाल्ड ने सर्वप्रथम इसमें बताया कि किसी भी विद्युत चालक को, ठीक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसमें मैक्सवेल ने बताया आपका कि मैक्सवेल के अनुसार, इसने बताया कि ये जो है दाएं हाथ के अंगूठे के अनुसार, मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठे का जो नियम है उसी पर ये भी आधारित है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और लिखिए कि इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि।
हाँ चलिए, विद्युत मोटर जो हम लोग इसका चित्र बनाते हैं विद्युत मोटर का। देखिए विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर आपका एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान से देखिए भैया, विद्युत मोटर जो होता है वह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत, देखिए ध्यान से, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत ज्यादा आपको कंडीशन में भी पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है, तो विद्युत मोटर। ठीक है, जैसे आपकी क्या कौन कौन से, जैसे पंखे में लगता है, ठीक है, आपके ये जो पानी वाला वो है उसमें लगता है। ये पंखा क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। जो पंखा आपके लगे हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार आपका अगला है, और इसमें कुछ पॉइंटें हैं भैया। जैसे आपके हैं कि ये इसके चार मुख्य पॉइंट है, जैसे क्षेत्र चुंबक, या देखिए इसके क्या होते हैं, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के क्या क्या उदाहरण है, जैसे पंखा आपका है तो पंखा भी क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपके पानी वाला जो मोटर आता है वो भी क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसके चार हैं क्षेत्र। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होती है जिसमें ध्रुवखंड N व S होते हैं। इसमें चार चीजें और है भैया, कौन कौन से हैं, इसमें ब्रुश होता है, विभक्त वलय होता है और अमोचर होता है। तो यांत्रिक इसमें देखेंगे कि जो दिया गया है, तो इसमें चार चीजें विद्युत मोटर में क्या क्या होते हैं, अमोचर होता है, ठीक है, ब्रुश होता है, और जो ये आपको हमने बताया ये अगला वाला ये है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं इसका। अगला संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण क्या भैया, ध्यान से देखिए, जब कोई भी धातु हुआ, ठीक है, वो अपने आसपास की धातुओं में आर्द्रता मतलब नमी जब पैदा कर देती है, तो वह जब नमी पैदा कर देती है तो वह वस्तु धीरे धीरे क्या होती है, उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जब कोई धातु अपने आसपास अलग अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई भी धातु रहे वह अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के क्रिएट एरिया में जब आ जाती है, तो ध्यान से सुनिए, तो वो क्या हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, बदल जाता है। जैसे चांदी पे देखे होंगे काला हो जाता है चांदी, तो चांदी काला होने का कारण क्या है, संक्षारण। ठीक, या तांबे का जो बर्तन होता है वो हरा हो जाता है। ठीक, जब उसमें नमी पड़ जाती है तो तांबे के बर्तन वो हरा हो जाता है, ये चांदी है तो काला हो जाता है। ठीक, तो ये संक्षारण के कारण ही होता है। तो संक्षारण के दो उदाहरण कौन से हो गए भैया, इसमें हमको उदाहरण भी बताना था और संक्षारण भी बताना था कि संक्षारण है क्या। तो संक्षारण को एक बार और सुनिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संचरित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर काला परत या तांबे के ऊपर हरा परत जो चढ़ जाता है वो संक्षारण की वजह से ही चढ़ता है। मतलब क्या हो, जो चांदी पे काली आती है वो संक्षारण की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ अगला है भैया आपका, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो हम लिख ले रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए आ जाइए, इसमें हम देख लेते हैं,
इसमें हम लिखेंगे जिप्सम को